नमस्कार दोस्तों। बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए आज हमारे रहने वाला है हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 5। दोस्तों, इससे पहले हमने 4 मॉडल पेपर देख लिए हैं जो एक एक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक एक को अटेंड कर लेना। एग्जाम तक 20 मॉडल पेपर का हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं जो आसानी के साथ अटेंड करने वाले हैं। दोस्तों, तो जो साथी नए साथी जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ट्रिक के द्वारा आपको ये 30 क्वेश्चन है वो अटेंड करने हैं। दोस्तों, सोना का पर्यायवाची शब्द है। सोना का पर्यायवाची क्या होता है? पनंग, ललित, चिंताकर्ष या जात रूप। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सोना का पर्यायवाची आपको यहां पर बताना है कि सोना का पर्यायवाची क्या होता है इनमें से। तो देखिए, पनंग, पनंग, भुजंग, फणी, अही, उर, शेषनाग, ये होते हैं पनंग के पर्यायवाची। ललित की अगर हम बात करते हैं तो चारु, रम्य, रमणीय, ये ललित के होते हैं। चिंताकर्ष, चिंताकर्षक, चिंता से जुड़ा हुआ शब्द है। और जातरूप है ना, ये आपके सोने का पर्यायवाची है। सोना, सोने का पर्यायवाची जातरूप। सोना का पर्यायवाची क्या है? जातरूप है। तो यहां पे डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ग्रह के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। घर होगा, कर्म होगा, नक्षत्र होगा या आग्रह होगा। ग्रह का पर्यायवाची आपको यहां पर बताना है। दोस्तों, ग्रह के पर्यायवाची की बात यहां पर हो रही है, इंपॉर्टेंट है ये। आराम से आप देख के इसका उत्तर है वो दे सकते हैं। दोस्तों, तो जो सही है वो बताइए। दोस्तों, इंपॉर्टेंट ग्रह, घर, कर्म, नक्षत्र या आग्रह। देखिए, जब बोलते हैं ना किसी का बुरा समय चलता है तो यह बोला जाता है कि आपका शनि लगा हुआ है, आपके शुक्र लगा हुआ है, आपके मंगल भारी है। तो ये है क्या? सभी ये ग्रह है। तो जो हम ये बताते हैं ना ये भारी चल रहा है, ये चल रहा है, उनको क्या कहते हैं? नक्षत्र। तो ग्रह का पर्यायवाची क्या होगा? नक्षत्र होगा। दोस्तों, नक्षत्र, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निर्गुण का विलोम सब चयन करिए। निर्गुण का विलोम पूछा आपको कि निर्गुण का विलोम क्या होता है। दोस्तों, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहां पे जो दिया गया है वो दिया गया निपुण। निपुण की अगर हम बात करते हैं, निपुण का पर्यायवाची क्या होता है? अनिपुण होता है। अनिपुण, समझे आप? 2 नंबर पे आपको दिया गया निर्गुण का शगुण होगा, यह सही रहेगा। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। दुर्गुण का शगुण। निराकार का, निराकार का क्या होगा? साकार, साकार, समझे? तो ऑप्शन बी है जो सही है यहां पे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उज्जवल का विलोम शब्द चयन करिए। उज्जवल का विलोम पूछा है। दुमिल होगा, अति उज्जवल होगा, अनुदार होगा, प्रोज्वल होगा। पहली बात, यहां पे जो हम बात करते हैं ना शुद्ध शब्द की, शुद्ध शब्द, तो यहां से एक क्वेश्चन है जो एग्जामों में बहुत बार आता है, वो है उज्जवल। ये उज्जवल हमेशा उ, आधा ज और वह ल, ये उज्जवल का सही है। ये बहुत बार पूछा गया बीएसटीसी के अंदर इसका शुद्ध शब्द, तो ये आपको याद रखना है। और उज्जवल का विलोम होता है वो होता है धूमिल। क्या होता है? धूमिल होता है। दोस्तों, ऑप्शन ए है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर है, उद्दत शब्द का विलोम चुनिए। अवलंब होगा, दत्य होगा, अनिरिक्त होगा, अनुदत्त होगा। पूछा क्या है? उद्यत का विलोम पूछा है। दोस्तों, उद्यत का विलोम आपको है यहां पर बताना है। दोस्तों, बता दीजिए, आपका ही इंतजार है। सबसे पहले अवलंब, अवलंब का मतलब लेट, दैत्य,
अनिर्त और अनुदैत्य। उदित का होगा अनुदैत्य। उदत, उदत का अर्थ अगर हम देखें तो उदत का अर्थ होता है तैयार, और अनुदित का होता है, क्या अर्थ होता है? तैयार न होना। अर्थ बता रहा हूं मैं यहां पे, तैयार न होना। समझ गए? तो उदित का तैयार होगा, अनुदित का तैयार न होना होगा, तो अपने आप ही तैयार तैयार न होना विलोम हो गए। तो यह है दोस्तों। इसके अलावा अनृत लिखा हुआ ना, अनृत, इसका भी पूछा गया था एक बार। अनृत का अगर विलोम देखते हैं तो यह होगा नृत। क्या होगा? नरित होगा दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पे सी ऑप्शन आपका, सॉरी डी ऑप्शन है जो सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्न में से किस क्रमांक में कृतज्ञ और कृतज्ञन शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? कृतज्ञ और कृतज्ञन, तो देखिए, रचित टूटा हुआ, उपकार को न मानने वाला उपकारी, कृतकार्य बंधन मुक्त, उपकार मानने वाला उपकार न मानने वाला। कृतज्ञ कृतज्ञन का आपको यहां पर अर्थ बताना है। कृतज्ञ, कृतज्ञ उसको कहते हैं जो कोई उपकार होता है उसको मानता है, और कृतज्ञन कहते हैं जो उपकार को नहीं मानता है। तो डी ऑप्शन देखिए आपके, ये रहा डी ऑप्शन, उपकार मानने वाला उपकार न मानने वाला। ऑप्शन डी है जो सही रहेगा, और अच्छा क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, किस क्रमांक में अंबा और अंबु शब्द युगम का सही अर्थ भेद है? माता जल, पृथ्वी आकाश, जल माता, माता पृथ्वी। अंबा और अंबु का अर्थ युगम पूछा है। अंबा का अर्थ होता है माता, और अंबु का अर्थ होता है जल, पर्यायवाची है आपस में अगर आपने पढ़े होंगे। तो माता और जल कहां पर है? ऑप्शन ए में है। तो यह रहा ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए, मिश्र वाक्य के बारे में निम्न में से सत्य कथन है। मिश्र वाक्य के बारे में पूछा है दोस्तों। पहला, मिश्र वाक्य में एक ही क्रिया होती है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य व अन्य आश्रित वाक्य होते हैं। उपयुक्त सभी सही है। बताइए दोस्तों, मिश्र वाक्य की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने ऊपर वाला कर दिया ना पहला, तो एक क्रिया होगी, मतलब वो तो सरल वाक्य हो जाएगा, ये तो गलत है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक सरल और संयुक्त वाक्य होते हैं, यह भी गलत है। क्यों? तो देखिए, मिश्र वाक्य के अंदर मुख्य वाक्य एक होगा, लेकिन अन्य आश्रित वाक्य उसके साथ जुड़े हुए रहेंगे। यह आपका मिश्र वाक्य होता है। परिभाषा आपने पढ़ी होगी, तो ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यह बन भी सकता है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं हिंदी के, एक चीज यहां से नोट लेकर चलना कि जो भी क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने लेकर आता हूं, ये सभी के सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं दोस्तों। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको ध्यान से आपको अटेंड करते हुए आगे बढ़ना है। एक एक क्वेश्चन है उसको समझते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। समझ गए यहां से? तो ये चीज आपको नोट करके चलना है कि कौन कौन से क्वेश्चन। बाकी ये नहीं है कि सिर्फ हम यहां पर है जो हिंदी देख रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी मॉडल पेपर आ रहे हैं, राजस्थान जीके की भी मॉडल पेपर आ रहे हैं, रीजनिंग के भी मॉडल पेपर आ रहे हैं, तो उनको भी अटेंड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? यह बताइए। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? तो मैं लिख देता हूं यहां पे। पहला है कालवाचक। समझे? कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। स्थानवाचक, जिसे आपको देखिए दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, इस प्रकार पढ़ा रहा हूं मैं। स्थानवाचक। तीसरा देखिए आपका होता है रीतिवाचक। रीतिवाचक। चौथा जो आपका होता है वो होता है परिमाणवाचक।
परिमाणवाचक। और पांचवा जो आपका होगा वो होगा कार्य कारण। क्या होगा? परिमाणवाचक हो गया कार्य कारण, कार्य कारणवाचक। कार्य कारण क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ये 5 उपवाक्य होते हैं। तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए। किस क्रमांक का शब्द है जो शुद्ध है? कवित्री, कवियत्री, कवित्री, कवियत्री। बताइए, ये सिंपल सा शब्द है, बताना दोस्तों। पहली बात, इंपॉर्टेंट शब्द है जो यहां पे 4 दिए गए हैं। ये ऐसा है, कवियत्री जो शब्द है ये बार बार एग्जामों में पूछा गया अभी तक, और इसका शुद्ध होगा वो होगा कवियत्री। ये याद कर लेना इसको। 4 अक्षर होते हैं, पहले और दूसरे में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तीसरे में छोटी ई की, चौथे में बड़े ई की मात्रा लगी हुई है। तो ये हो गया शुद्ध। अब देखिए इसका अगर हम बात कर ले हैं पुल्लिंग की, ये तो स्त्रीलिंग है, अगर यहां पे बात कर लेते हैं इसके पुल्लिंग क्या होता है, इसका पुल्लिंग होगा कवि। क्या होगा? कवि होगा। यह भी याद रखना आपको। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? परिशिष्ट, पौरुष, लावण्यता, व्यवहारिक। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट। तो पूछा क्या है कि शब्द किसमें है जो शुद्ध दिया गया है। देखिए पहले दिया परिशिष्ट। परिशिष्ट आपको सही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन गलत है ये। क्यों है? तो इसका देखिए मैं सही लिख देता हूं, परिशिष्ट, ये होगा इसका सही। तो समझ में आ गया कहां गलती है? ठह वाली। पौरुष एकदम सही है आपका। पौरुष क्या है? सही है दोस्तों। पौरुष शब्द है वो पुरुष का भाव है, पुरुष का भाव होता है पौरुष, एकदम सही है। लावण्यता, इसका लावण्य होगा, ये गलत है, इसका होगा लावण्य। लावण्य, समझ गए? लावण्य। और व्यवहारिक, व्यवहारिक हम लिखते हैं तो यहां पे देखिए व्यवहारिक के अंदर वह या आएगा, वे या, व्यवहारिक, व्यवहारिक, यह होगा व्यवहारिक। समझ गए? तो यहां पे बी ऑप्शन आपका रहने वाला है सही। क्वेश्चन नंबर 12। सरदार पटेल का देश सदैव आभारी रहेगा वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? वाच्य प्रयोग की अशुद्धि है, पुनरुक्ति की अशुद्धि है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, या संयुक्त क्रिया की अशुद्धि है? सरदार पटेल का देश सदैव आभारी रहेगा। बताइए दोस्तों। तो यहां पे देखिए आपको जो अशुद्धि दिखाई दी है, शायद पता ही नहीं चला होगा लगभग साथियों को, लेकिन पदक्रम की संबंधी अशुद्धि है यहां पे। पदक्रम कैसे होगा ये देश? तो ये देखिए इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा देश, देश। अब आगे सदैव सरदार पटेल, सरदार पटेल का आभारी रहेगा। यह शुद्ध है यहां पे आपका। देश सदैव सरदार पटेल का आभारी रहेगा, यह ऊपर दिया हुआ ना, इसमें पदक्रम संबंधी क्या है? अशुद्धि है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए। निम्न में से किस विकल्प में वाक्य शुद्ध नहीं है? किस विकल्प में वाक्य शुद्ध नहीं है? बच्चे को चाकू से काटकर तरबूज खिलाओ, कृपया मेरे घर आइए, वहां लगभग 100 लोग थे, कृपया हमारी मांग भी मान ले। तो कौन सा वाक्य है जो शुद्ध नहीं है? देखिए पहला, देखिए बच्चे को चाकू से काटकर तरबूज खिलाओ, इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। यहां पे आपका सही है ऑप्शन हो गया, पदक्रम की अशुद्धि है दोस्तों इसके अंदर। पदक्रम की क्या होगा इस वाक्य का? इस वाक्य का अगर हम सही देखते हैं तो होगा चाकू से, चाकू से तरबूज, चाकू से तरबूज काटकर, चाकू से तरबूज काटकर बच्चे को खिलाओ। अब देख लो आप, बच्चे को खिलाओ,
ये आपका शुद्ध है यहां पे। तो पदक्रम संबंधी शुद्धि है, अशुद्धि है यहां पे ऑप्शन ए में। आगे चलिए, किस क्रमांक में लोकोक्ति नहीं है? खग जाने खग की ही परिभाषा, का वर्षा जब करसी सुखाने, चुपड़ी और दो दो, आकाश के तारे तोड़ना। सामने दिखाई दे रहा है आपकी लोकोक्ति है, आपकी लोकोक्ति है, आपकी लोकोक्ति है, लेकिन यह आपका क्या है? मुहावरा है। क्या है? मुहावरा। असंभव कार्य करना, असंभव सा कार्य करना, आकाश के तारे तोड़ना। तोड़ सकता है कि नहीं? यानी असंभव सा कार्य करना। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देने का सही मुहावरा है? सिक्का जमाना, सिर उठाना, सब्ज बाग दिखाना या सिर खपाना। किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देना का सही मुहावरा है? किसमें है दोस्तों? तो ये रहा, सब्जबाग दिखाना, झूठे आश्वासन देना। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है? आग लगाना, क्रोध में कठोर शब्द कहना, आग से खेलना, कोई नहीं। अंगारे उगलना मुहावरे, आज ये तो अपने मुंह से अंगारे उगल रहा है, मतलब क्रोध के अंदर कठोर शब्द कहना। ऑप्शन बी है जो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, आंख का कांटा होना मुहावरे का अर्थ है? क्या अर्थ है? आंख में कांटा चुभ जाना, आंखें खराब हो जाना, अप्रिय लगना या कोई नहीं। बताइए। आंख का कांटा, जैसे उसको देख के आंख में कांटा लगे, मतलब अप्रिय लगना। ये रहा, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है? चलिए, याव जन्म, यावत प्लस जन्म, वात्स्यायन, वत्सी प्लस आयन, बृहस्पति ब्रह प्लस पति, परयाण प्र प्लस याण। तो यहां पर अगर हम बात करें सही की, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन चौथा गलत है। प्रायण का अगर हम विग्रह करते हैं तो यह बनेगा प्रह प्लस यान। यह शुद्ध होगा इसका। तो यहां पे जो यह आया ना, यह कटेगा। ऑप्शन डी है शुद्धि है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 19, एक एक शब्द में कौन सी संधि है? यह बता दो आप तो कि एक एक में कौन सी शुद्धि है। सिंपल सा क्वेश्चन आपकी है स्क्रीन, कमेंट आपको करके यहां पर बताना है दोस्तों। तो जल्दी से बताइएगा, देखते हैं कौन कौन साथी इसको जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताते हैं। फटाफट उत्तर है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत वाला नहीं है। पूछा क्या है वो देख लीजिए एक बार। एक 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 का विग्रह लिख दूं मैं यहां पे, एक प्लस एक। बताइए, एक के बाद ए आ रहा है, एक के बाद ए आ रहा है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आई हो जाएंगे। अब जब ऊपर धवल मात्रा दिखाई दे रही है, मतलब कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है आपकी। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 20, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण बताइए। महर्षि है, पावक है, या पावक के अलावा क्या दिया है? अभुद्य है या मेतक्य है? बताइए दोस्तों, यह आपकी स्क्रीन पे है, आसानी से आप इसका उत्तर है वो कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट करके बता दीजिए इसका उत्तर आप जल्दी से एक बार। सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये। गुण संधि की यहां पर हमें बात करनी है। समय में इतना दे रहा हूं जिससे आप आसानी से अपना उत्तर है वो कमेंट कर सके दोस्तों। गुण संधि जिसमें ए और आ के बाद में क्या आता है? ए और आ के बाद में आपको ई मिलेगी, उ मिलेगा, री मिलेगा, ये चीजें मिलेगी। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? ए और ओ हो जाएगा इनके मिलने के बाद आदेश। यहां पर ए और ओ कहां पर दिखाई दे रहा है आपको बता दीजिए। ये सिंपल गुण संधि का उदाहरण कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा है यहां पे। इसके अलावा अर में भी बदलता है, अरबी, री अर में बदलेगा ना। तो ये रहा महर्षि, क्या होगा? महा
प्लस ऋषि, ये रहा महा प्लस ऋषि, महर्षि। समझ गए? आगे चलिए, निम्न में से क्रमधारीय समास का उदाहरण नहीं है। क्रमधारीय समास का बहुमूल्य, मंदबुद्धि, प्रकट्टा, आपवित्ति, क्रमधारीय का पूछा है यहां पे। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट। बहुमूल्य, बहुत है जिसका मूल्य, मंदबुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, प्रकट्टा, पर है जिसके कटे हुए, आप बीती, आप पर बीती हुई, आप पर यानी अपने पर बीती हुई, तो यहां पे हो गया आपका तत्पुरुष। कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। समझ गए? तो ये डी ऑप्शन सही रहेगा, बाकी में क्रमधारीय है। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द क्रमधारीय समास का उदाहरण नहीं है? मंदबुद्धि, कदाचार, छमाही, शुक्ल पक्ष। तो देखिए यहां पे छमाही दिया हुआ है, क्या होगा इसका? क्या होगा इसका? 6 माह या 6 महीने का समाहार, यही होता है ना विग्रह, 6 माह का समाहार, मतलब द्विगु समास है यहां पे। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 23, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? चलिए देखते हैं। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो देखिए यहां पे जो दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है वो होता है अव्यय भाव में, अव्ययी भाव के अंदर। समझ गए? इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है द्विगु के अंदर। समझ गए? इसमें प्राय उत्तर पद, ये आपका सही है, तत्पुरुष समास का है। और इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। पूर्व पद अव्यय भी किसमें होता है? अव्ययी भाव में होता है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा आपका। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 में, गांगे में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? गांगे, चलिए गांगे का विग्रह कीजिए। ये ए या क्या है? गंगा प्लस आइए, ये रहा। तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आइए लगा हुआ है। ऑप्शन बी सही रहेगा। आगे चलिए, कि सब में आवा प्रत्यय लगा हुआ है। बुलावा, लावा, चढ़ावा, दिखावा, लावा, आवा प्रत्यय देखिए किसमें लगा हुआ है? प्रत्यय नहीं है, ये पूछा नहीं यहां पे, तभी मैंने सोचा ऐसे कैसे हो गए। लावा, क्या आवा लगा हुआ है यहां पे? ल कोई वर्ड नहीं बनेगा, कोई शब्द नहीं बनेगा, ल प्लस आवा तो हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, निम्न में से स्थायी यानी हमेशा, स्थायी हमेशा आदि अर्थ में युक्त उपसर्ग है। चिर, एन, भर, बद, कौन सा है? स्थायी हमेशा आदि के अर्थ में युक्त जो उपसर्ग है वो कौन सा होता है आपका? वो होता है चिर दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से फिर अर्थ वाला उपसर्ग है। फिर का अर्थ बताने वाला उपसर्ग कौन सा है? अद्य, उद, पुनः या अनु, कौन सा होगा? सिंपल सा है, आपकी स्क्रीन पे आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, बताइए यहां पे फिर अर्थ बताने वाला उपसर्ग कौन सा है? कमेंट कीजिए। ये रहा पुनः, फिर होता है ना पुनः का, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 28, जिसे टाला न जा सके उसे कहते हैं अपरिहार्य, अनाहूत, अभूतपूर्व, असामयिक। जिसे टाला न जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे टाला न जा सके, ये रहा अपरिहार्य, जिसे टाला ना जा सके, अपरिहार्य। अब देखिए यहां पे अनाहूत, अनाहूत का अर्थ होता है, क्या होता है? जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो दोस्तों। अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो, और असामयिक, जो समय पर न हो। समझ गए? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 में, ऐसा कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे कहते हैं कवि, आशु कवि, लेखक या रचनाकार। ऐसा कवि जो तत्क्षण तुरंत कविता कर सके उसे आशु कवि कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो, उसके लिए निस्तेज, निरापाद, दिरोदात या दिरुदत।
पूछा क्या है? जिसमें हानि अनर्थ का बे ना हो, निरापद। ये रहा बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो एक बार कमेंट करके बता दो 30 में से कितने सही किए आपने आज अटेंड। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है या शेयर नहीं किया, तो यह कार्य आपसे निवेदन करता हूं जरूर करें। और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।